की वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तेरे साथ कुछ ज्यादा देर समय बिताऊं। ये तो अच्छा किया। वैसे भी मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी और वहीं से ऑफिस अप डाउन करूंगी। अच्छा ये बता यार, तूने अपने सास ससुर से बात की क्या? किस बारे में? क्या याद दिया, तू इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अपने देवर के लिए मेरी बहन का रिश्ता चला। अरे मैंने मम्मी जी से बताया था और मैंने रानी की फोटो भी दिखाई थी। मम्मी जी ने तो रानी को एक नजर में ही पसंद कर लिया था। फिर पापा जी आ गए। फिर पापा जी ने मम्मी जी से कहा कि लड़की तो अच्छी है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो कुछ भी कहना है या पसंद करना है वो करण को करना है। तो तूने करण से बात नहीं की क्या? अरे इस करण का मैं क्या करूं, फुल ऑन एटीट्यूड में रहता है। जब भी उससे इस विषय में कोई बात करने जाओ तो वो बस यही बहाने कर देता है कि मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अरे जब से वो गाँव से लौटा है ना उस विवेक की शादी से, ना जाने उसे क्या हो गया है, ऐसे खोया खोया सा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं रिया कि करण का गाँव में ही कहीं चक्कर चालू हो गया है? मुझे लगता है ये करण किसी गांव की लड़की से शादी करेगा। विदेश से पढ़कर आया है करण और बिजनेस में अच्छा खासा नाम बना लिया है। और क्या तुझे लगता है कि वो किसी गांव की गवार से शादी कर लेगा? वैसे लगता तो नहीं आ रही है मुझे, लेकिन वो रानी में भी तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है ना। जबकि तू ही बता रिया, रानी में किस बात की कमी है? वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी तो है, और अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ी है। अरे मैं सब जानती हूँ यार, लेकिन ये करण कुछ इंटरेस्ट दिखाए तब ना। करण तो जैसे शादी ब्याह की बात सुनता है ना, बस इधर से उधर बहाने बताकर निकल जाता है। देख यार, तू तो जानती है ना रानी करण को कितना पसंद करती है, और करण भी मुझे शुरू से ही पसंद है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी तेरे देवर से हो जाए। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ यार कि मेरे टक्कर की हो मेरी देवरानी। और दूसरी बात यार, अगर रानी आएगी ना उस घर में देवरानी बनकर तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वरना किसी दूसरी लड़की के साथ तो मैं ना जाने एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। चल ठीक है, तू कोशिश करते रहना। हाँ यार, जब भी छुट्टी का दिन होता है मैं इसी टॉपिक में मम्मी पापा जी से बात करती हूँ। चल ठीक है यार, पूरे महीने भर की शॉपिंग करना है आज मुझे। अरे चाय कॉफी कुछ तो ले। नहीं यार, अब जब तेरे देवर से रानी का रिश्ता तय हो जाएगा ना, तभी मैं खट्टी मिठाई खाऊंगी। अच्छा ठीक है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि रानी मेरी देवरानी बनकर आए। वैसे भी रानी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है, और वो भी तो मेरी बहन जैसी है। लेकिन करण चाहे तब ना। मुझे तो नहीं लगता रिया कि करण कभी रानी से शादी कर सकता है। लेकिन क्यों मम्मी, रानी में किस बात की कमी है? देख तू तो करण का व्यवहार जानती है ना। भले वो विदेश से पढ़कर आया है, लेकिन बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। उसे मर्यादा में रहना पसंद है, और जो लड़का खुद इतना सभ्य और संस्कारी हो वो अपनी पत्नी के लिए कंप्रोमाइज कैसे कर सकता है? और तुम तो जानती हो रानी आज के जमाने की लड़की है, ये संस्कार उसे कुछ नहीं मालूम। ये क्या बात हुई मम्मी, क्या रानी सभ्य नहीं है? और नहीं तो क्या मैं जानती नहीं हूँ उस रानी को? कितनी बदतमीज है वो, और उसे अपने माँ बाप के रुपयों का बहुत घमंड भी है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? रानी मेरी फ्रेंड की बहन है। देख रिया, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, पर ये फैसला तो करण का है ना। अरे तू अपने फैसले करण के ऊपर क्यों थोपना चाहती है? देखिए मम्मी, मैं तो अपने फायदे की बात करती हूँ। अगर रानी उस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो हमेशा उस घर में मेरा ही सिक्का चलेगा। कोई सिक्का विक्का नहीं चलने वाला है। अगर गलती से रानी उस घर में आ गई ना, तो तेरी बोलती बंद करवा देगी वो। अरे हम इस टॉपिक पे इतना बहस क्यों कर रहे हैं? ये तो करण का फैसला है ना। देखो इस टॉपिक में मुझे कोई बात नहीं करनी है अब। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं जानती हूँ रानी को अच्छे से। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि रानी मेरी देवरानी बनकर आए। अच्छा ये सब छोड़, चल कर खाना खा ले। ठीक है, चलिए मम्मी। अरे करण बेटा। जी मम्मी। बेटा तुम्हारी भाभी ने रानी के बारे में कुछ बात की थी क्या तुमसे? वैसे मम्मी, भाभी ने डायरेक्ट कुछ कहा तो नहीं है मुझसे, लेकिन मुझे मालूम है भाभी मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। देखिए मम्मी, मैं जानबूझकर भाभी से बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं भाभी से डायरेक्ट रानी के रिश्ते के लिए मना करूंगा तो उन्हें ठीक नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई यही है मम्मी, मुझे रानी जरा भी पसंद नहीं है। क्या? लेकिन बेटा रानी में किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं है माँ, लेकिन रानी मेरी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुझे जो लड़की पसंद होगी वही हमारे घर की बहू बनेगी। ना हमने कभी तुम्हारे बड़े भाई के ऊपर शादी ब्याह को लेकर किसी प्रकार का दबाव बनाया है, और ना ही हम तुम पर बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जो पसंद वही हमारी पसंद। थैंक यू मम्मी। वैसे बेटा, क्या तुम्हारी नजर में कोई है ऐसी लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? वो मम्मी। अरे अब ऐसे भी क्या शर्माना करण, आंटी को बता क्यों नहीं देता? अरे विवेक तू। हाँ विवेक बेटा, करण तो हमसे कुछ कहता नहीं है, तुम ही बता दो। वैसे भी विवेक, मैं देख रही हूँ बेटा, जब से तुम्हारी शादी से वापस ये शहर आया है ना, ये ना जाने कहीं खोया तो रहता है। क्या गांव में से कोई लड़की पसंद आ गई है? जी आंटी। अच्छा, कौन लड़की है, कैसी है, जरा हमें भी तो बताना। गांव में जो मेरे चाचा जी रहते हैं ना आंटी जी, उन्हीं की बेटी है राधा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवान है। अरे करण बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तुझे गांव की लड़की पसंद है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधा गांव की जरूर है आंटी जी, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, और संस्कार तो इतना है उसमें कि वो आज भी अपने माता पिता को ईश्वर का दर्जा देती है। वो ईश्वर की पूजा के पहले अपने माता पिता की पूजा करती है।
अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। यदि करण को पसंद है तो फिर हमें भी लड़की पसंद है। अब गांव की हो या शहर की, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। व्हाट? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब करण गांव से किसी गंवार को उठा कर ले आएगा और मेरी देवरानी बना देगा। रिया, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे जरूरी नहीं कि कोई गांव से है तो गंवार ही है। मम्मी जी, और क्या कहूँ मैं? बताइए, मैंने इतनी अच्छी रानी, जितनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर लड़की है, उसका रिश्ता बताया था अपने करण के लिए, लेकिन करण को तो गांव की गंवार पसंद आ रही है। देखो, अपनी अपनी पसंद है। यदि करण को गांव की लड़की पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो खुशी खुशी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर सोच लो करण, अरे तुम इतने पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ाई कर आए हो तुम। अरे तुम्हारे विदेश तक के फ्रेंड है, सोचो वो सब तुम्हारी शादी में आएंगे तो सब क्या कहेंगे तुम्हें? अरे कम से कम ऐसी लड़की से शादी तो करो जिसे तुम अपने 4 दोस्तों के सामने मिलवा सकते हो। देखिए भाभी, मुझे ना सिर्फ अपने लिए जीवन साथी चाहिए, मुझे प्रदर्शन नहीं करना है। अरे आज के जमाने में लोग पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की चाहते हैं और आप खुद इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको गांव की गंवार चाहिए। ना जाने आपकी अकल क्या घास चरने गई है। रिया, तुम करण से कुछ मत कहो, ये करण का फैसला है ना, शादी उसे करनी है, जिंदगी उसे बितानी है अपनी पत्नी के साथ, इसलिए देखो हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसके फैसले में। ठीक है मम्मी जी, हो सकता है आपको किसी गांव की गंवार लड़की को बहू कहने में शर्म ना आए, लेकिन मुझे अपनी देवरानी कहने में बहुत शर्म आएगी। आंटी जी, राधा सच में गांव की जरूर है, लेकिन बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ बेटा, हमारे करण की पसंद तो ऐसी वैसी लड़की नहीं हो सकती। भाई हमने तो लड़की को नहीं देखा है, लेकिन हमें करण की पसंद पर पूरा भरोसा है। वो ऐसी वैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता है। बस करण के पापा को आ जाने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर हम लोग रिश्ते की बात करने गाँव चलेंगे। भाई किसकी शादी की बात हो रही है? अच्छा हो गया जी जो आप आ गए। अरे हमारे करण की शादी की बात हो रही है। अरे वाह, आखिर करण शादी के लिए मान गया? हाँ जी, और करण ने तो गाँव में एक लड़की भी पसंद कर ली है। अच्छा, गांव में लड़की पसंद की है? जी अंकल जी, वो मेरे चाचा जी की बेटी है राधा। वो पढ़ी लिखी और बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की है, जिसे करण ने पसंद किया है मेरी शादी के समय। भाई करण ने पसंद किया है तो लड़की तो अच्छी ही होगी। अच्छा तुम अपने चाचा जी को खबर कर दो, हम कल ही मिलने जाते हैं उनसे और रिश्ते की बात पक्की करके ही लौटेंगे। इस तरह करण के मम्मी पापा और करण दूसरे ही दिन गाँव चले जाते हैं राधा को देखने। चलिए अंकल जी, यही सामने वाला मकान है। आंटी अंकल जी आप लोग बैठिए ना, मैं अभी चाचा जी को बुला के ले आता हूँ। चाचा जी। अरे विवेक बेटा तुम, अरे जी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? अरे विवेक बेटा जब कुर्सी ले अंदर से। जी चाचा जी। अरे राधा बेटा, मेहमान आए हैं, जरा पानी लेकर आओ। जी पिताजी, अभी आई। जी चाचा जी, ये मेरा दोस्त करण है, आपको याद है ना, मेरी शादी में आया था। अरे हाँ याद आया बेटा, और कैसे हो बेटा तुम? और ये करण के मम्मी पापा हैं। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते। देखिए भाई साहब, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे हम कहाँ, आप लोग कहाँ? भाई हमको तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और हम तो बस उसे अब अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, इतने बड़े घर में मैं अपनी बेटी को शादी करने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं धूमधाम से और दहेज देकर अपनी बेटी की शादी कर पाऊँ। मैं तो ठहरा गाँव का किसान। देखिए हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारी बहू चाहिए। वैसे भी भाई साहब आपकी बेटी तो हीरा है, कितनी सुशील संस्कारी और सभ्य है। और अंकल जी राधा बहुत ही मीठा गाती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारे काम कर लेती है राधा बखूबी। अब राधा को कुछ आए या ना आए, राधा को हमारे बेटे ने पसंद किया तो राधा अब हमारी पसंद हो गई, उसे तो बस हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इस तरह दोनों परिवार की सहमति से करण और राधा की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है। शादी ब्याह का कार्यक्रम निपट जाने के बाद जब राधा पहली बार अपने ससुराल जाती है। अरे आओ बेटा राधा, अभी आज से तुम्हारा ही घर हुआ। जी प्रणाम मम्मी जी। अरे खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। प्रणाम दीदी। ओह व्हाट इज दिस, ये किस जमाने में जी रही हो गवार कहीं की? मेरा मतलब है आजकल कोई किसी के पैर छूता है क्या? अरे ये हाईटेक युग है, आजकल तो बस हाय हेलो हक करने का जमाना है, ये पैर पर कोई नहीं छूता। क्यों करण, मुझे तो लगता है ये राधा एजुकेटेड भी नहीं है। दीदी मम्मी के गुजर जाने की वजह से पापा बहुत अकेले और परेशान हो गए थे, इसीलिए मैंने कक्षा 12वीं तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता और मैं अपने पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की है। कोई बात नहीं राधा, कम से कम तुम अनपढ़ तो नहीं हो, तुमने 12वीं तक की पढ़ाई की है। और भाभी यदि पैर छूने से मना कर रही है तो भाभी के गले लग जाओ राधा। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही दूर से नमस्कार कर लो, मैं मान जाऊंगी। जी नमस्ते दीदी। बेटा करण जा तुम राधा को हमारा घर दिखा दो। हाँ करण, ऐसा घर तो राधा ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, जाओ दिखा दो इसे। अब इसके गांव में तो ऐसा घर किसी का होगा नहीं। सही कहा दीदी आपने, हमारे गांव में इतना बड़ा घर तो किसी का नहीं है। चलो राधा। क्या मम्मी जी, जरा तो सोचना था आपको। अरे हम इतनी हाईटेक सिटी में रहने वाले हैं और ये राधा तो बिल्कुल ठेठ गांव की
देहाती लग रही है। इसे कैसे मैं अपनी देवरानी कहूंगी? छी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। करण को भी जरा भी शर्म नहीं बची। अरे अपने दोस्तों से कैसे मिलवाएगा कि ये उसकी पत्नी है? और मम्मी जी, आप करण को समझाने की बजाय उसका साथ दिए हो और इस लड़की को मेरी देवरानी बनाकर ले आए हो। ये आपकी बहू जरूर बन सकती है, लेकिन मेरी देवरानी नहीं मम्मी जी। अरे इस गांव की गवार देहाती में ना जाने करण को क्या नजर आया, जो रानी का रिश्ता ठुकराकर इस गवार से शादी करने को तैयार था। ये देखो रिया, रानी तो हमें भी पसंद थी, हम तो तैयार थे शादी के लिए। तुमने तो बहुत हाथ मार मारे कि रानी तुम्हारी देवरानी बन जाए, लेकिन जब तुम्हारा देवर ही तैयार नहीं था तो हम तुम क्या कर सकते थे? अब जिंदगी करण को करनी है। यदि करण को राधा पसंद है तो हम तुम क्या कर सकते हैं? इसलिए चुपचाप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। नो मम्मी, नेवर। अरे बिल्कुल भी मैं इसे अपनी देवरानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आप देख रहे हो उसकी हालत? अरे कैसे फटीचर से कपड़े पहने हैं उसने। रिया, तुम अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो। बेचारी की माँ नहीं है, पिताजी जैसे तैसे खेती का कामकाज करके अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उसमें वो बेचारी का क्या दोष है? अब वो हमारे घर की बहू है ना, अब वो भी ठाट बाट से रहेगी तुम्हारी तरह। मम्मी जी, मेरी तुलना उस राधा से कभी मत कीजिएगा आप। और मैं ठाट बाट से सिर्फ अपने ससुराल में नहीं रह रही हूँ, अरे मेरे मायके में भी मैं ठाट बाट से रही हूँ। अरे मैंने देवर जी की शादी के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे थे। मैंने सोचा था कि मेरी ही तरह कोई मॉड लड़की आएगी इस घर में तो अच्छा तालमेल बैठेगा देवरानी जेठानी का। लेकिन इस करण ने गांव की गवार देहाती लड़की से शादी करके जिससे मेरे सारे ख्वाब पत्थर से टकराकर शीशे के भांति चूर-चूर हो गए। एक बात कहूं रिया मैं तुमसे, मैं मानती हूँ कि राधा गांव की जरूर है, लेकिन वो गवार नहीं है। राधा का मन ना ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है। अरे उसके भीतर बहुत सहजता से झांका जा सकता है। एक बात कहूं मम्मी जी, अरे इतने बड़े शहर में आप गांव की अशिक्षित और गवार लड़की लाकर ना समाज में हमारी नाक कटवा दिए हैं। देखिए भाभी, आप क्यों बात को आगे बढ़ा रही हैं? जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे रानी पसंद नहीं है। रानी मेरी पसंद नहीं है, मेरी पसंद राधा है, क्योंकि रानी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए भाभी, मैं ठहरा सीधा साधा लड़का और मुझे भी ना सीधी सादी लड़की चाहिए थी। और वो रानी को तो आप जानती है, वो हाई फाई वाली है। बिल्कुल सही कहा देवर जी आपने। राधा और रानी में ना जमीन आसमान का फर्क है। रानी कहाँ हीरोइन की तरह दिखने वाली, इतनी पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की, हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। और राधा तो आप जानती हैं, क्या कहूँ मैं राधा के लिए। बात खत्म करो रिया। अरे भाई, करण को जब राधा पसंद थी तो उसने राधा से शादी कर लिया। अब तुम अपनी पसंद करण पर क्यों थोपना चाहती हो? इसलिए मैं कह देती हूँ, ये बात ना आज यही खत्म होनी चाहिए और दोबारा इस विषय में कोई भी घर में जिक्र नहीं करेगा। और राधा के सुनते तक तो कोई भी नहीं, बेचारी राधी को वरना कितना बुरा लगेगा। ये क्या रिया, तुम अभी तक रानी वाली बात को लेकर बैठी हो? अब तो करण की शादी हो गई है ना, उसी की पसंद की लड़की की, फिर तुम बार बार रानी का जिक्र क्यों करती हो? करण को जो लड़की पसंद थी, करण ने उससे शादी कर लिया, अब वो अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान होती हो? अरे कम से कम जोड़ी ऐसी भी तो हो कि जब साथ में निकलो तो चार लोग पलट कर हमें देखें। प्लीज रिया, अब ये बात खत्म कर दो तुम। मुझे क्या करना? राधा, आई एम सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी कहते हैं जी? वो बाहर जो भाभी ने तुमसे कहा, मैं उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ राधा। अरे दीदी ने कौन सी गलत बात कही है? सही तो कहा है। आप लोग शहर के रहने वाले, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े लोग, और मैं ठहरी गांव की गवार। मेरे पास मेरे धन दौलत के नाम पर मेरे पिता के सिवा और कुछ नहीं है। ना जाने जी आपने कौन से जन्म के एहसान का बदला चुकाया है जो मुझे इतने बड़े घर की बहू बनाकर ले आए हो आप। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जी। सच में राधा, तुम तो विनम्रता की मूरत हो। तुम्हारे इसी सभ्य और विनम्र स्वभाव का ही तो मैं दीवाना हुआ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा राधा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है मैं आगे भी इसी तरह खुशी रहूंगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन बेचारी राधा, उसे तो बस अपनी जेठानी के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हर दिन उसकी जेठानी किसी न किसी बात पर राधा को ताने कसते रहती है, लेकिन बेचारी राधा पलटकर कोई जवाब नहीं देती है और ना ही कोई प्रतिक्रिया। दीदी लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि मैं तेरे हाथ से चाय पीऊंगी? नहीं पीना है मुझे तेरे हाथ से चाय। हट यहाँ से। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। मुझे ना ये बार बार दीदी दीदी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपनी देवरानी मान ली है। अरे तुम्हारी और मेरी क्या बराबरी जो मैं तुम्हें देवरानी मान लूं? और मेरे लिए चाय, कॉफी, नाश्ता या खाना कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी चाय नाश्ता सब कुछ खुद ही बनाकर खाऊंगी और जब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तब तक तुम रसोई में मत आना। दीदी नाराजगी मुझसे है, चाय से तो नहीं ना? नाराजगी मुझसे कीजिए, खाने पीने से मत कीजिए आप। देखो जिस तरह से तुमने करण को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर अपने जाल में फंसा लिया ना, तुम ये मत समझना कि मैं भी इतनी भोली भाली सीधी सादी सी हूँ जो तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बातों में मत आइए, लेकिन कम से कम चुपचाप चाय तो पी लीजिए। अरे मरते मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो कभी पानी भी ना पीऊं। चाय और नाश्ते की तो बात दूर है। अभी तुम किचन से बाहर जाओ, क्योंकि मुझे अपने लिए लंच बनाना है। जब मैं लंच बनाकर ऑफिस निकल जाऊं तभी तुम किचन में आया करो, समझे ना? ठीक है दीदी।
इसने गुस्सा किया। गांव की गवार है ना, बेशर्मी की तो आदत होगी। ये इसी तरह 4 लोगों से रोज बातें सुनते होंगे, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें डांट रहा है। ठीक है राधा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस से आज जल्दी आ जाऊंगा। करण, आप अपनी गाड़ी जल्दी से निकालिए, मुझे अपनी स्कूटी निकालनी है। ऑलरेडी मैं कितनी लेट हो गई हूँ आज। वैसे भी ऑफिस में पार्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे स्कूटी में जाना पड़ता है। ठीक है भाभी, लेकिन ये क्या, आज आप अपना लंच लेकर नहीं जा रही हैं? ओह शिट, जल्दी की वजह से मैं अपना लंच लेना ही भूल गई। कोई बात नहीं दीदी, आप अपनी गाड़ी निकाल लीजिए, मैं आपका लंच लेकर आती हूँ। थैंक यू, बट मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि देखो, ज्यादा देवरानी जेठानी वाला हक जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी देवरानी तो समझा ही नहीं है। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये सारी बात जाने दीजिए ना जी, जाकर गाड़ी निकालिए, वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है आप लोगों को। हाँ देवर जी, जल्दी से गाड़ी निकालिए, मैं अभी अपना लंच बैग लेकर आती हूँ। ये क्या राधा, अरे भाभी तुम्हें कितना कुछ कह देती है, लेकिन तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, उन्हें पलट कर जवाब क्यों नहीं देती? अरे तुम मेरी पत्नी हो और जितना अधिकार भाभी का इस घर पे है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन तुम इतना सब कुछ कैसे चुपचाप सह लेती हो? देखिए जी, मैं किसी को बेकार में जवाब देकर अपने रिश्ते की मर्यादा को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं कुछ चीजों के जवाब समय के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है समय बहुत बलवान है। सच में राधा, महान हो तुम। ये क्या करण, अभी तक तुम यहीं खड़े हो? अरे जाके अपनी गाड़ी निकालो। हाँ जी, जाइए ना। ठीक है, अब हटो भी सामने से। जी दीदी, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं किसी को जवाब देकर बेकार में अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती हूँ। अरे राधा, क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं मम्मी जी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक तो है, लेकिन ये घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अरे चलिए मम्मी जी, मैं आपके घुटनों में तेल लगाकर थोड़ा मालिश कर देती हूँ, देखना अभी आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। क्या तुम मेरे पैरों की मालिश करोगी? जी मम्मी जी। अरे चलिए ना मम्मी जी, आप इस तरह चौंक क्यों रही हैं? वो इसलिए चौंक रही हूँ बेटा कि आजकल की बहुएं कहाँ अपनी सास की सेवा करती हैं, और तुम हो कि तुम मेरे पैर दबाने की बात कर रही हो। अरे मम्मी जी, ये सारी बातें छोड़िए ना, चलिए आपके घुटनों में दर्द है ना, मैं मालिश कर देती हूँ। राधा अपने सास ससुर की खुद सेवा करती है, उसकी सेवा भाव देखकर उसके सास ससुर राधा से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। अब बताइए मम्मी जी, आपके घुटनों का दर्द गायब हो गया ना? हाँ बेटा, सच में घुटनों का दर्द तो गायब हो गया। अरे करण बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम बहुत ही प्यारी, सुंदर, नेक, सभ्य और संस्कारी लड़की हो। मुझे मालूम था बेटा, मेरे करण की पसंद कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं हो सकती। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ही अच्छी नहीं, बल्कि यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं भी सबको अच्छी लगती हूँ। मम्मी 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 जी, जेठ जी आवाज लगा रहे हैं। हाँ बेटा, अभी आई। मम्मी, मैं 4 दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी क्लाइंट्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो मैंने रिया को कॉल किया था 2-3 बार, लेकिन शायद रिया बिजी होगी तो मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही है। प्लीज आप रिया को बता दीजिएगा, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी बहू को। ठीक है माँ, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर दीदी से बात कर लीजिए फोन में, मैं भी आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे राधा, तुम इतना क्यों परेशान होती हो बेटा? हम लोगों की तो आदत है, हम लोग 3 बजे चाय पी लेते हैं। जब शीला आती है तो वो घर के काम करने के बाद चाय बनाकर दे देती है हमें। देखिए मम्मी जी, जब तक घर में काम करने वाली नहीं थी तब तक तो ठीक था, क्योंकि दीदी भी नौकरी वाली है, लेकिन मैं तो घर में पूरे टाइम फ्री रहती हूँ मम्मी जी, इसीलिए रसोई मैं ही संभाल लूंगी। वैसे भी हमारे गांव में कहते हैं कि जब घर की बहू घर की रसोई संभालती है तो माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। आज के समय में तुम जैसी बहू मिलना पॉसिबल नहीं है बेटा। दीदी भी आ गई मम्मी जी। अरे बेटा, मैं तो तुझे फोन करने ही वाली थी, रितेश बेंगलुरु गया है बेटा, 3-4 दिन की मीटिंग है बता रहा था, तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। हाँ मम्मी जी, मैं आज बहुत बिजी थी, आज मेरी भी तो एक मीटिंग थी, इसलिए तो मैं भी जल्दी आ गई हूँ। अब आप दोनों बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ अदरक वाली। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे हाथ की ना ही चाय पीना है और ना ही पानी, इसलिए तुम क्यों बार-बार पूछकर अपनी इंसल्ट करवाती हो मुझसे? अरे रिया, ये कौन सा तरीका है बेटा अपनी देवरानी से बात करने का? देखिए मम्मी जी, मैंने तो आप लोगों को पहले दिन से ही समझा दिया था कि आप लोग भले इसे अपनी बहू मान सकते हैं, करण इसे अपनी पत्नी मान सकता है, लेकिन मैं अपनी देवरानी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस गाँव के गवार को। लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा। जो भी हो मम्मी जी, लेकिन मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। राधा, सुन लिया ना तुमने? क्यों बार-बार अपनी इंसल्ट करवाती हो? कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। जाओ तुम मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, और आज के बाद बड़ी बहू को चाय पानी पूछने की या किसी भी प्रकार की बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है क्या तुम्हें बार-बार अपने इंसल्ट करवाना? और ना ही किसी भी स्थिति में तुम इसकी मदद करोगी। क्या मम्मी, मुझे इसकी मदद की जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती, और कभी पड़ भी गई तो मैं सबसे मदद ले लूंगी, अपने घर की उस शीला से भी मदद ले लूंगी, लेकिन इसकी मदद तो कभी नहीं लूंगी। जाओ बेटा राधा, चाय बना दो मेरे लिए। जी मम्मी जी।
इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इन बीतते दिनों के साथ ही रिया का व्यवहार अपनी देवरानी राधा के प्रति और भी खराब होते जाता है। अरे मम्मी जी, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने। नहीं बेटा, तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे ये रिया का फोन क्यों आ रहा है मुझे? हेलो, हाँ रिया। देखिए, मैं आपको भी नहीं जानता और जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका भी नहीं जानता, लेकिन ये फोन जिनका है उनका एक्सीडेंट हो गया है। यदि आप उन्हें पहचानते हैं तो प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए। हमने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ मम्मी जी, क्यों परेशान है आप? बेटा, रिया का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का फोन था उसके मोबाइल से। चलो जल्दी से, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना है। हे भगवान, दीदी ठीक तो होगी। चलिए मम्मी, जल्दी से चलिए, मैं इन्हें फोन कर देती हूँ। अरे किसी से पूछो बेटा, कैसी है अब हमारी रिया? देखिए, आप लोग ही है ना एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ? जी सर। अब कैसी है मेरी भाभी की हालत? देखिए, अच्छा हो गया कि उन्होंने हेलमेट पहना था, इसलिए सर में तो कोई चोट नहीं है, लेकिन हाँ, उनका राइट हैंड और लेफ्ट पैर दोनों ही फ्रैक्चर हो चुके हैं, इसीलिए पूरे 3 महीने उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। दीदी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। आप लोग उनसे मिल सकते हो। रिया कैसी हो बेटा? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ भाभी कि आपने हेलमेट पहना था, तो आपको ज्यादा चोट नहीं आई है, बस हाथ और पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। पूरे 3 दिन तक रिया हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, तब उसकी देवरानी राधा और उसका देवर करण इसकी सेवा करते हैं, और 3 दिन बाद जब डिस्चार्ज कराकर रिया को घर लेकर जाते हैं। भाभी, धीरे धीरे पैर आगे रखो। अरे रुकिए जी, दीदी के पैर में दर्द हो रहा होगा, जरा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ बैठा ली ना दीदी को आप थोड़ी देर, उसके बाद उनके कमरे में मैं लेकर चली जाऊंगी दीदी को। देखिए दीदी, आपको डॉक्टर ने पूरे 3 महीने बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए सुन लीजिए दीदी, आपको पूरे 3 महीने बेड रेस्ट करना है, और आपने यहाँ से तो पानी भी नहीं पीना है, और जब तक भैया शहर से वापस लौट कर नहीं आ जाते तब तक मैं आपके साथ आपके कमरे में रहूंगी। अरे बेटा, रिया का कमरा तो बहुत ऊपर हो जाएगा, रिया को मेरे कमरे में ले चलो। हाँ मम्मी, मैं भी यही कह रहा था। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपकी देखभाल के लिए। मम्मी जी, वैसे आपकी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, आप जग नहीं पाएंगी, इसलिए मैं ही दीदी के पास सो जाऊंगी। यदि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो या लेट बात लेकर जाना हो तो मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, तुम ही जगना रिया के साथ। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ, और आपके लिए भी मैंने काढ़ा बना दिया है। ठीक है भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी दूसरे कमरे में जाकर आराम करती हूँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। कितनी अजीब बात है, ना ही मेरी किसी फ्रेंड ने मेरी मदद की और ना ही मेरे किसी रिश्तेदार ने, यहाँ तक मेरी मम्मी भी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी छोटी बहन की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। लेकिन बेचारी राधा, जिसे मैंने दिन रात कितने ताने दिए हैं, कितना बुरा भला, कितना अपशब्द कहा है, वो तन मन से मेरी सेवा कर रही है। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का सिर्फ दिखावा करती थी निशा, जब उसे मालूम है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है, फिर भी मुझे देखने नहीं आई, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बहन रानी की शादी करण के साथ नहीं करवा पाई। इसका मतलब निशा की भी दोस्ती सिर्फ मतलब तक था मेरे साथ, जहाँ मतलब खत्म हो गया वहाँ निशा की दोस्ती भी खत्म हो गई। मैंने निशा और रानी के साथ तो हमेशा अच्छा ही किया, लेकिन आज मेरे बुरे समय में वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए। रिया बिस्तर में पड़े पड़े दिन भर बस अपने बुरे बर्ताव के बारे में सोच सोच कर अफसोस करती कि उसने राधा के साथ कितना कुछ किया है, लेकिन राधा बिल्कुल तन मन से 24 घंटे उसकी सेवा के लिए हाजिर है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, और 2 महीने तक राधा बिल्कुल तन मन से अपनी जेठानी रिया की सेवा करती है। रिया, तुम तो पहले से काफी ठीक हो चुकी हो, और अब तो धीरे धीरे चल भी लेती हो। हाँ जी, मैं पहले से बेहतर हूँ, और अब तो मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ। अरे ना दीदी, ये आप क्या बोल रहे हो? अभी तो पूरे 3 महीने नहीं हुए ना, कोई जरूरत नहीं है आपको अपने हाथ पैर से काम करने की। मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, यहाँ आओ मेरी बहन मेरे पास। राधा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा है, और तुम्हें बेवजह कितना परेशान किया है मैंने, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले 2 महीने से तुम सब कुछ भुलाकर तन मन से मेरी सेवा में समर्पित हो गई हो। अरे इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी तुमने मेरी की है। राधा, तुम्हें इस घर में आए अभी पूरे 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया है। कल तक तो मैं बहुत अफसोस करती थी राधा कि तुम मेरी देवरानी हो, लेकिन आज मुझे करण के फैसले पर बहुत गर्व हो रहा है। हाँ रिया बेटा, इतने दिन से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारी नहीं हो सकती है। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ही राधा की अच्छाई को देखने में जरा देर कर दी। राधा प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये क्या बात हुई दीदी? एक तो आप मुझे अपनी छोटी बहन भी कह रहे हो और आप मुझसे माफी भी मांग रहे हो। अरे बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से माफी नहीं मांगा करती है, बड़ी बहन को तो अपनी छोटी बहन को डांटने फटकारने का अधिकार होता है। इससे पहले आपने मुझसे जो भी कहा उसमें मुझे किसी भी बात का कुछ बुरा नहीं लगा है दीदी, इसलिए प्लीज आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। भाई आप लोगों की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो चलकर सब खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है।
इस तरह रिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी देवरानी से माफी मांग लेती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।